अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ यू ऑल। चलिए आज हम करंट अफेयर का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, मैंने आपको बताया करंट अफेयर कैसा पढ़ना है आपको। आज हम हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं इन पॉलिटी सेक्शन। ये आपके पॉलिटिकल आपने आपके करंट अफेयर्स में देयर इज नॉट पॉलिटी, इट्स नॉट मेंशन, बट वी कैन टेक पॉलिटी एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज रूल ऑफ लॉ। फाइन, सो इट इज ऑन द पेज नंबर 3। आई बिलीव आप सबने वो डाउनलोड करके रखा होगा, जैसे मैंने आपको कल बताया था किस तरीके से करना है। सो विल बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ रूल ऑफ लॉ। ओके, सो आप सबको पता है रूल ऑफ लॉ क्या है। अब ये न्यूज में क्यों था, ये करंट में क्यों था? न्यूज में इसलिए था क्योंकि चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं, रिसेंटली उन्होंने एक लेक्चर डिलीवर किया है ऑन रूल ऑफ लॉ। और उन्होंने साथ में ये भी कहा, द स्टोरी ऑफ रूल ऑफ लॉ इज नथिंग बट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, यानी रूल ऑफ लॉ जब से इंसानों की सिविलाइजेशन शुरू हुई है, तब से रूल ऑफ लॉ की स्टोरी शुरू हुई है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ही हैज एडवोकेटेड। तो इसीलिए इन्होंने, क्योंकि ये न्यूज में था, उन्होंने इस पे लेक्चर दिया। दैट इज व्हाई रूल ऑफ लॉ अब आपका करंट में आ गया है। तो आपको पता होनी चाहिए रूल ऑफ लॉ में क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। फाइन, सबसे पहले क्वेश्चन आपको आ सकता है कि रूल ऑफ लॉ में सबसे पहले किन्होंने, कौन सा ऐसा पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा इनपुट्स दिए हैं? दैट इज योर एवी डाइसी। एवी डाइसी, फाइन। सो अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी, द रूल ऑफ लॉ मींस एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी और प्रीडोमिनेंस ऑफ द लॉ एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस और आर्बिट्ररी पावर। अब देखिए, हमारे इंडिया के अंदर या किसी भी जगह में दो चीजें होंगी। पहली चीज होती है लॉ मेकिंग बॉडी। कौन? लॉ मेकिंग अथॉरिटी। लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ये वो अथॉरिटी है जो लॉज बना सकती है। दूसरा आपके लॉज खुद होते हैं। फाइन, अब यहां पर हमें देखना है कि किसकी चलती है, यानी रूल किसका है। क्या इस अथॉरिटी का रूल है जो लॉ बनाती है, या इस लॉ का रूल है जो ऑलरेडी बन चुका है? फाइन, तो आपके एविडाइसी कहते हैं रूल ऑफ लॉ हम कहते हैं उसको जहां पर लॉ प्रिवेल करता है, जहां पर एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी अथॉरिटी की नहीं होती। एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी किसकी होती है? लॉज की होती है। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ क्या है। इट मींस एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ प्रेडोमिनेंस ऑफ द लॉ। फाइन, दूसरा, only a state that is governed by law imbibing ideals of justice and equity can be said to have rule of law। यानी सिर्फ हम उसमें कह सकते हैं यहां पर रूल ऑफ लॉ चल रहा है, सिर्फ उस केस में हम कह सकते हैं यहां पर रूल ऑफ लॉ चल रहा है जब ये लॉ जस्टिस और इक्विटी दिखाएगा। जब ये कौन से आइडियल्स को फॉलो करेगा? ये जस्ट होगा और इक्विटी यानी इक्वली लोगों को ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए अलग से लॉ और गरीब के लिए अलग से लॉ, ऐसा भी नहीं चलेगा। सपोज कोई देश है जहां पर लॉ इतना ज्यादा वेयर्ड है, इतना ज्यादा आर्बिट्ररी है, इतना ज्यादा बकवास है, लेकिन वही लॉ गवर्न कर रहा है, क्या हम उसको भी कहेंगे रूल ऑफ लॉ? जी नहीं, ऐसा लॉ आपका रूल ऑफ लॉ कंसिडर नहीं किया जाएगा जहां पर लॉ ही आर्बिट्ररी हो, जहां पे लॉ ही इनजस्ट हो, जहां पे लॉ ही अनइक्वल हो। ये लॉ हम रूल ऑफ लॉ सिर्फ उस वक्त कहेंगे जब ये लॉ किस क्या फॉलो करेगा? जस्टिस एंड इक्विटी। फाइन, अब प्रोफेसर डाइसी ने, एवी डाइसी ने 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं आपके रूल ऑफ लॉ के। फाइन, सो व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये आपको पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाइसी, रूल ऑफ लॉ कंटेन्स 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। कौन कौन सा प्रिंसिपल? नंबर 1, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। नंबर 2, इक्वालिटी बिफोर लॉ। नंबर 3, predominance of legal spirit। अजान हो रही है, लेट्स टेक अ पॉज फॉर 2 minutes। ओके, ओके, चलिए
तो एवी डाइसी के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है भाई? सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या है? यानी आप किसी को भी, किस इंडिया में किसी को भी, किसी दुनिया में किसी को भी अगर हम कहेंगे कि दुनिया रूल ऑफ लॉ पे चलती है, रूल ऑफ लॉ सिंपली होता है कि दुनिया में या इंडिया में आप किसी को भी तब तक पनिश नहीं कर सकते जब तक कि उसने कोई लॉ ब्रीच ना किया हो, जब तक कि उसने कोई लॉ तोड़ा ना हो, तो तब तक आप उसको पनिश नहीं कर सकते। सो नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक है, ये इसका पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, तो एवी डाइसी के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी आपका लॉ ही सुप्रीम है, तब तक कोई आपको पनिश नहीं कर सकता जब तक कि आपने लॉ पर हाथ ना डाला हो, जब तक कि आपने लॉ ना तोड़ा हो। दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सेकंड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कोई भी आपका इंसान इंडिया में जहां पर रूल ऑफ लॉ चलता है, हर इंसान के लिए एक बराबर लॉ है, इक्वालिटी है लॉ के सामने, कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो लॉ को ब्रीच करके बच जाएगा। इक्वालिटी है, लॉ के सामने सारे लोग एक जैसे हैं। फिर तीसरा है प्रेडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये है आपका दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट, इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय कोड ऑफ लॉज। यानी किसी भी देश में, ये असल में यूनाइटेड स्टेट्स में देखा जाता है, इंडिया में बिल्कुल ऐसा नहीं है, इंडिया में उल्टा है। तो क्या फर्क है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन यूएस में भी है। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब डिफरेंस में प्रेसिडेंटशिप और प्राइम मिनिस्टीरियलशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे नहीं जाऊंगा, मैं फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन स्ट्रक्चर पे नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि बेसिक डिफरेंस क्या है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ लॉज ही तो है। ठीक है, तो अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो असल में वो रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारा लॉ हमारा डिफाइंड है। तो हमने ये देखना है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है। तो आपको याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनी? इट इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इंसानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंसानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने, जब इंसानों को अलग अलग इंडिविजुअल राइट्स मिले, उन्हीं राइट्स के से रिजल्ट में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मिला। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कि पहले आपके पास इंसानी हकूक है, इंसानी ह्यूमन राइट्स है, वहां से आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन निकाली जिस कॉन्स्टिट्यूशन में फिर ये चीजें लिखी गई थी। फाइन। तो इंडिया में क्या है फिर? अगर ऐसा नहीं है, इंडिया में उल्टा है। इंडिया में हमें राइट कहां से मिलता है? हम राइट्स डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी पहले कॉन्स्टिट्यूशन आई, उसके बाद हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स डिराइव किए अपने लिए। यूनाइटेड स्टेट्स में उल्टा है, यूनाइटेड स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव हुई है इंडिविजुअल राइट्स से, और यहां पर इंडिया में हमें इंडिविजुअल राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ दैट इज द डिफरेंस। एंड जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इट इज नॉट सीन इन इंडिया of AV Dicey. It's not seen in India, however, it has been seen in United States or other Western countries. Okay, so these are the 3 important principles of AV Dicey. उसके बाद कुछ फैक्ट्स है, कुछ आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा तो इसमें इश्यूज ही है जो आपको जिसके बारे में आइडिया होना चाहिए फॉर इंटरव्यू एज वेल, बट उस पर MCQ नहीं आएगा। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ थ्योरी कहाँ से शुरू हुई? एंशिएंट रोमन से शुरू हुई, रोमन एम्पायर से शुरू हुई। फिर मिडीवल एरा में कुछ यूरोप से थिंकर्स भी आए जिसने रूल ऑफ लॉ की थ्योरी पे काफी ज्यादा काम किया, जैसे हॉब्स है, जैसे जॉन लॉक है, जैसे रूसो है। ये ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स है मिडीवल यूरोप के, जहां पर उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या रूल ऑफ लॉ थ्योरी पर काम किया है। फाइन। इंडियन फिलोसोफर में किसने काम किया है? चाणक्य ने। चाणक्य ने काफी ज्यादा रूल ऑफ लॉ पे बहुत ज्यादा उन्होंने अपना काम किया है, जिसमें उन्होंने बहुत पहले ही कहा है अपनी किताबों में दैट स्टेट मस्ट बी गवर्न्ड बाय लॉज। ठीक है, यानी स्टेट में कोई रूलर की नहीं चलनी चाहिए, स्टेट में लॉ की चलनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही द एक्सप्रेशन रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ का एक्सप्रेशन निकला कहां से है? इट इज एक्चुअली अ फ्रेंच फ्रेज, जहां जिसको हम कहते हैं ला प्रिंसिपल दी लीगलाटे। तो ये फ्रेज क्या है असल में? इसका मतलब है अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ,
ठीक है, यहां से इस पर्टिकुलर फ्रेज से, इस फ्रेंच फ्रेज से हमने रूल ऑफ लॉ बनाया है। फाइन। अब यहां पर एक इशू है, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में क्या डिफरेंस है। फाइन। तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल बाय लॉ क्या होता है, अब इसमें हम डिफरेंस समझते हैं। रूल ऑफ लॉ इज टू कंट्रोल द अनलिमिटेड एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी, while rule by law is laid down by the supreme law making authority of the land. डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ, तो क्लास क्लास 6 बजे भैया मम्मी आएंगी तो भाभी ने बोला कोई बात नहीं। Sorry about that. Okay. In a sense, the rule of law is to control the unlimited exercise of the power of the supreme making authority, law making authority. अब देखिए, इस तरीके से मैं आपको दूसरे पेज पे दिखाता हूँ। Give me a second. देखिए, आपके पास है रूल ऑफ लॉ, दूसरा आपके पास रूल बाय लॉ। ओके, तो फर्क क्या है? रूल ऑफ लॉ होता है आपका जो आपके पास एक सेट ऑफ लॉज है, ये सेट ऑफ लॉज वेल डिफाइंड है, दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, और इन सेट ऑफ लॉज की वजह से आपकी देश के अंदर जो सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, जो सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, ये लॉ मेकिंग अथॉरिटी के पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि ये पावर डिक्टेटरशिप में ना बदल जाए, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए ये सेट ऑफ लॉज आपने बना रखे। तो रूल ऑफ लॉ क्या है? जब आपके पास एक ऑलरेडी सेट ऑफ लॉज होंगे बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, दैट विल एक्चुअली कंट्रोल और कंट्रोल द पावर ऑफ द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। दूसरा हो गया आपका रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ हो गया आपके पास ऑलरेडी एक सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, और ये सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी के पास इतना ज्यादा पावर है कि ये जो लॉ बनाए वही पूरे देश में चलेगा। यानी आपका लॉ जो है, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ सुप्रीम, बट इट इज एक्चुअली बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट through which the supreme law making authority rules a particular country. Fine. That is the difference between rule by law and rule of law. यही डिबेट चल रहा है कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है या रूल बाय लॉ का कॉन्सेप्ट है। क्या इंडिया में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट का पावर जो है रेस्ट्रिक्ट करती है, या गवर्नमेंट जो लॉ बनाना चाहे वो लॉ बनाकर अपना जो है रूल बाय लॉ शुरू कर सके। फाइन। सो दिस इज द डिबेट दैट इज गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड नाउ। Rule of law is to control the unlimited exercise of the power of the supreme lawmaking authority, while rule by law is laid down by the supreme lawmaking authority of the land. Fine. यही मैं आपको समझा रहा था। Then we have important concept आपका rule of law. रूल ऑफ लॉ इज गाइडेड बाय द आइडियल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा। फाइन। ऐसे ही आपका आर्टिकल जो 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर क्लियर कट मेंशन है आर्टिकल 14 में दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी स्टेट के पास ये हक नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट करे किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कि कोई अमीर है या कोई गरीब है। हर एक स्टेट के सामने बराबर है, पर्सन, हर एक इंसान के पास इक्वालिटी है और उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। यानी आपका जो है लॉ वो किसी भी दो लोगों के बीच में जो है ये नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। फाइन। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन सारे चीजों पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। हाँ, पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन करनी है इन फेवर ऑफ वुमेन, वो की जा सकती है। अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन करनी है इन फेवर ऑफ सम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वो हो सकती है। लोअर क्लासेस के लिए आपको अपलिफ्टमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ेगी, वो हो सकती है। जैसे कि पिछली बारी हमने एक ऑर्फन्स के लिए और बीपीएल कैंडिडेट्स के लिए हमने एक ऑफर दिया था क्विंटेसेंस की मैनेजमेंट ने, तो वहां पर
बहुत सारे कॉल्स भी ऐसा है कि सर हम बीपीएल से तो नहीं है, बट यू आर एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अस, वी आर फ्रॉम द अबव पॉवर्टी लाइन बट वी आल्सो नीड द ऑफर. तो we cannot call this discrimination in the negative sense. This is positive discrimination that is done to uplift the poor. Fine. So ये है आपका rule of law. दूसरा rule by law. It can on the other hand, rule by law can embody ethical as well as unethical laws. Rule by law में ethical laws भी हो सकते हैं, ये supreme law making authority तक है वो कैसे laws बनाए, और unethical laws भी हो सकते हैं बिकॉज इसमें वो जैसा लॉ बनाना चाहे वैसा लॉ बना सकती है. जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड रेजिम था, उन्होंने यही अनएथिकल लॉज बनाकर उनको इनैक्ट कर फिर रूल बाय लॉ वहां पे शुरू किया था. इंडिया में भी अभी जो लेजिस्लेटरी लॉज बन रहे हैं, मे बी दैट कैन बी कॉल्ड रूल बाय लॉ बिकॉज ऑफ इस पे काफी ज्यादा चर्चा हुई है, एनआरसी एंड सिटीजन अमेंडमेंट बिल वगैरह वगैरह. सो ये जो है इट कैन बी कंसिडर्ड दैट, बट इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट जुडिशियल रिव्यू. ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कौन सा रूल ऑफ लॉ है और कौन सा रूल बाय लॉ है. की प्रिंसिपल्स दैट एम्फसाइज रूल ऑफ लॉ. ठीक है, अब हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया. बस अब हम हेडिंग पढ़ेंगे. नॉट वी वॉन्ट गेट इनटू मच डिटेल बिकॉज इतनी ज्यादा डिटेल हमारे मेंस में जरूरत है हमें. बस हम अब की प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ के. फाइन. लॉज मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल. यानी जब भी रूल ऑफ लॉ बनाया जाएगा, रूल ऑफ लॉ में हमेशा जो भी लॉ होगा उसमें वो लॉज क्लियर होने चाहिए एंड एक्सेसिबल होने चाहिए, यानी सिंपल लैंग्वेज में, अनएम्बिगुअस लैंग्वेज में. ऐसा नहीं कि एम्बिग्यूटी रखी है आपने, ऐसा नहीं कि लॉ समझ ही नहीं आ रहा है. फाइन. इसमें क्लियर होना चाहिए लॉ, एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी लोग पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द लॉ. फाइन. दैट इज व्हाट इट मीन्स. देन वी हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी इक्वल लोगों को वी हैव टू गिव पीपल equal access to justice. We have to ensure gender equality between males and females. Fine. तो ये सारी है equality before law. There must be no negative discrimination. Fine. Equal access to justice from the forms the bedrock of rule of law. Rule of law का bedrock क्या है? जब हम लोगों को equal access देते हैं ताकि उनको justice मिल सके. Fine. Then we have इसके नीचे राइट टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ लॉज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी लॉज के बनाने में पार्टिसिपेट करना और लॉज को रिफाइन करने के लिए पार्टिसिपेट करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रूल ऑफ लॉ का. और ये कैसे, आप लॉज के बनाने में पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है, लॉज को रिफाइन करने में पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज आपको चेंज करनी है, कोई चीज आप 1950s में आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल बनाया, तो अभी वो चेंज करना है आपको, उसको रिफाइन करना है, तो ये कैसे हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से. पार्लियामेंट में एक बिल टेबल की जाएगी और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात की जाएगी. फाइन. तो ये कैसे होगा? ये कौन करेगा? ये लेजिस्लेचर करेगा. और लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इलेक्शन के जरिए, जो वहां पर पहुंचे हैं लोग. फाइन. तो ये आपके लॉज में, लॉज को क्रिएट करना, उनको रिफाइन करना, इट कैन बी डन थ्रू इलेक्शंस एंड दैट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर रूल ऑफ लॉ चलता है. देन वी हैव स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी. स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी रूल ऑफ लॉ में जुडिशरी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट, और वहां पर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? जब इंडिया में गवर्नमेंट या इंडिया में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर वन एंड द सेम थिंग, जब इंडिया में लेजिस्लेचर जो है, जब इंडिया में लेजिस्लेचर आपका कोई ऐसा लॉ बनाएगी जो फॉर एग्जांपल आर्बिट्ररी है, या कोई भी लॉ बना लिया, तो कोई भी लॉ जब बनाया जाएगा स्टेट के द्वारा, दैट लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. यानी जुडिशरी उसको गिरा सकती है, इस लॉ को, उसको कह सकती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वॉइड है. इसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इन इंडिया. ठीक है, काफी सारे लॉज ऐसे बनाए गए थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के टाइम पे, और इवन उसके बाद भी, जिसको बार बार जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू करते करते स्ट्रक डाउन किया, नल एंड वाइड कंसिडर किया. बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की उन्होंने की है, कोशिश की है, और हमेशा जुडिशरी ने उसको अपलिफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को. सो ये है आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ.
अब है रूल ऑफ लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपका रूल ऑफ लॉ है, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या इसका 1976 में एक केस होता है, केशव नंद भारती केस। ये केस किस पर होता है? केशव नंद भारती केस असल में होता है स्टेट और आपका स्टेट पे सवाल उठाया जाता है कि क्या लेजिस्लेचर के पास यानी पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सके? क्या ये गवर्नमेंट के पास, क्या ये लेजिस्लेचर के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो जो चाहे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सके? इंडिया में कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का। क्या पार्लियामेंट कह सकता है कि आज से डेमोक्रेसी बंद, आज से नया सिस्टम शुरू करेंगे? अगर कोई पार्टी निकल के आती है जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी मेजॉरिटी है, राज्यसभा में भी मेजॉरिटी है, प्रेसिडेंट भी उन्हीं का है, उनको कोई भी लॉ बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपने फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, दे हैव द मेजॉरिटी, उन्होंने अगर कल को डिसाइड कर लिया दैट जस्ट लाइक वी हैव वन नेशन वन कार्ड, वी हैव वन नेशन वन हेल्थ, ऐसे करके लेट अस स्टार्ट विद वन नेशन वन पार्टी, कि हम बाकी सारी पार्टीज को बैन कर रहे हैं, कांग्रेस बैन हो गया, आम आदमी पार्टी बैन होगी, जो होगा बस बीजेपी आरएसएस होगा, और ये वन पार्टी सिस्टम आज से शुरू हो रहा है इंडिया में। उन्होंने लॉ बनाया, लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पास किया, प्रेसिडेंट को बोला इस पे साइन करो, प्रेसिडेंट ने साइन किया और लॉ बन गया आपका। अब क्या ये लॉ जो है ऐसा कर सकता है? फिर आपको तो पता है, चलो जुडिशियल रिव्यू तो है, तो क्या जुडिशरी ये रोक सकती है? अब यहां पर ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट जो है कोई भी लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस कर सकती है, लेकिन वो चेंजेस आपकी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जो फाउंडेशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सेक्युलरिज्म है, जिसमें डेमोक्रेसी है, जिसमें रिपब्लिक है, जिसमें हम सोशलिस्ट हैं, फाइन, जिसमें बहुत सारा आपके पास लिस्ट है पूरे बेसिक स्ट्रक्चर का कि हम क्या क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जुडिशरी ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हम पार्लियामेंट जो है वो कोई भी चीज चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। तो रूल ऑफ लॉ जो है, क्या कल को ऐसा हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट बोले कि हम ये नया लॉ लेकर आए हैं जहां पर अब हम रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं चलेंगे, अब हम रूल बाय लॉ के हिसाब से चलेंगे? क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज रूल ऑफ लॉ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ की वजह से सुप्रीमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, जो मैंने जुडिशियल रिव्यू आपको बोला वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 13 में है। आर्टिकल 14 में क्या है? इट एंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, यानी कोई भी आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से आपको आर्बिट्ररी यानी गवर्नमेंट अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेगी आपकी जान लेने के लिए, तो क्या वो ले सकती है? नहीं ले सकती, बिकॉज आपके पास आर्टिकल 21 है, दैट इज योर बेसिक, दैट इज योर फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि आपको पता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, हाउएवर देयर इज नॉट एनी वाटरटाइट सेपरेशन एज इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, पर यहाँ पर थोड़ा सेपरेशन है, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपका ये सेपरेशन ऑफ पावर भी आपका इट इज एक्चुअली इन द कॉन्स्टिट्यूशन की सेपरेशन ऑफ लॉ और पावर होना चाहिए, एंड देयर हैज टू बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज देयर इज रूल ऑफ लॉ। फाइन, व्हाट आर द चैलेंजेस? अब चैलेंजेस क्या है रूल ऑफ लॉ के? ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट इज फॉर द मेंस। फाइन, ये मेंस के लिए है, पर हम फिर भी हेडिंग पढ़ लेते हैं। रूल ऑफ लॉ के चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला चैलेंज है आर्केक क्लॉज। हमने जो लॉज बना रखे हैं ये बहुत पुराने ऑब्सोलीट लॉज है, लॉन्ग है, एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग लॉज है, इतनी ज्यादा टफ लैंग्वेज है, समझ भी नहीं आती, तो इन लॉज को बदलने की जरूरत है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज, एक ही चीज पे 10-10 लॉ बना के बैठे हैं तो आपका ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस नहीं आती। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आजकल वो लोग हमारा लॉ बनाते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। देयर हैज बीन अ स्टडी जहां पर जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स है हमारे इलेक्शंस में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर
वो इलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनके पीछे पीछे क्रिमिनल केसेस हुए हैं वो 2009 में 15% थे, यानी 15% और 15% वर द इलेक्टेड representatives which had criminal backgrounds, which had criminal cases registered against them. It was only 15% in 2009. It rose to 17% in 2014's election, and in 2019's election it rose to 19%. यानी 15% से 19% बढ़ चुका है. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है. फाइन, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. देन वी हैव चैलेंजेस. और क्या चैलेंजेस है? एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है. आपका बिकॉज पोलिटिसाइजेशन हो गई है, हमारी हमारी जो हायरार्की है ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज नहीं है. हमने पंचायत और स्टेट्स को उतना एम्पावर नहीं किया. पिछले 5-6 सालों में हम देख रहे हैं कि कैसे सेंट्रलाइज पावर किया जा रहा है, कैसे हम स्टेट से पावर लेकर सेंटर तक ले जा रहे हैं. इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आएंगे, लॉज अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होंगे. लॉ एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन, लॉ को आज इस्तेमाल किया जा रहा है टू ऑप्रेस पीपल because it is actually considered a tear in the fabric of constitutionalism and rule of law in India. जैसे कि इंडिया में एक बहुत ही बकवास लॉ है, that is sedition law. Sedition law ये असल में कॉलोनियल लॉ है. ये ब्रिटिश हमारे खिलाफ, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ इस्तेमाल करता था और आज हमारी गवर्नमेंट हमारे ही खिलाफ ये इस्तेमाल करती है. जैसे कोविड-19 में एवरी डैम पर्सन नोज कि गवर्नमेंट डिड नॉट डू इट्स जॉब. गवर्नमेंट ने अगर चाहती वो 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की डेथ बचा सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट सो रही थी. गवर्नमेंट ने किसी के साथ भी कोई भी लॉकडाउन लगाने से पहले ना ही किसी आईसीएमआर के साथ उन्होंने बातचीत की, ना ही नीति आयोग के साथ बातचीत की. खामखा की थिंक टैंक बना रखी है पर कोई बातचीत नहीं हुई. दिस गवर्नमेंट डज नॉट लिसन टू एनीवन. इसकी वजह से वी हैव सीन द वर्स्ट एवर क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. अब आपका सेडिशन लॉ क्या है? अब बिकॉज आपने कोविड-19 को ऐसे बकवास तरीके से हैंडल किया, तो विनोद दुआ, ही इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, ही वाज एक्चुअली criticizing the government about its handling of the COVID situation, and उसके against sedition case लगाया गया. This is a tool of oppression. यानी आपने sedition law का इस्तेमाल करके एक अच्छे खासे जर्नलिस्ट को जेल में भर दिया है क्योंकि उसने बस आपको क्रिटिसाइज किया. फाइन. सो ऑल ऑफ अस नो दैट दिस इज हैपनिंग एंड दिस हैज बीन हैपनिंग. इट्स नॉट न्यू कि अब जो है अभी की गवर्नमेंट ही कर रही है. इससे पहले भी किया जा रहा था. कांग्रेस के नीचे भी ये सब चीजें हुई है. इनफैक्ट कांग्रेस के नीचे बहुत वर्स्ट चीज हुई है. कांग्रेस वो डिस्गाइस में काम करता है. सामने उनका फेस अलग होता है, पीछे से कुछ अलग चीज है. बीजेपी फ्रंट पे आके काम करता है, बट स्टिल द पॉलिटिक्स इज द सेम. वही लोग हैं, वही काम, उनका एक ही रिलीजन है. सबका एक ही करप्शन उन्हीं का उनका रिलीजन है. सो अनलेस देयर इज नॉट अ ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम द बेसिक ग्रास रूट लेवल पे, अगर ड्रास्टिक चेंज नहीं है तब तक आपका क्रिमिनलाइजेशन नहीं रुकेगा, ऑपरेशन नहीं रुकेगा. फाइन. एंड वी हैव सीन दैट कंटिन्यूअसली कितना ज़्यादा डाउन टर्न हुआ है. हमारी जो ग्रोथ है वो कम हो गई है. हम जो है टॉलरेंस में इस पे पिछली बार ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस पे एक बात की थी कि इंडिया में जो है क्या सिचुएशन है सोशल स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर भी उनको नज़र आ रहा है दैट द सोशल फैब्रिक इज टेयरिंग इन इंडिया. ठीक है, तो हमारे बीच में जो ब्रदरहुड था हुआ करता था. अब इंडिपेंडेंस के दौर पे आप याद करो कि ये जब आज़ाद हुए हम, तो आज़ादी के बाद कितना वो आपस में भाईचारा था, कितना वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी तो कितना उस पे डिलिब्रेशंस हुई, कितना हमने एक कमाल की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की ताकि पूरे भारत में एक एक अच्छे से इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए. लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए, उनको फंडामेंटल ड्यूटीज दिखाई, स्टेट को बोला डीपीएसपी के हिसाब से चलना है. तो बहुत ही कमाल की कॉन्स्टिट्यूशन बनी. बट आज जो है वो ब्रदरहुड, वो फ्रेटर्निटी, नो, इट इज एक्चुअली टेयरिंग अवर सोसाइटी अपार्ट राइट नाउ. सो इट इज ओनली बिकॉज ये जो हवा बनाई गई है पिछले कुछ डेकेड्स से, इसकी वजह से वी आर मिसिंग दैट फ्रेटर्निटी in India. Then we have challenges upholding justice.
यानी ये चैलेंजेस कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो जुडिशियल रिव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है वो भी इतना ओवरबर्डनड है। अभी 4 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केसेस है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में कितने 4 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केसेस है। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का इतनी ज़्यादा वेव जो है वो इतनी ज़्यादा वेव आपकी इस हद तक गुजर चुकी है कि वो आपके जजेस तक को इम्पैक्ट करती है और जजेस पॉपुलर डिसीजंस देते हैं। फाइन, इतने पॉपुलर डिसीजंस देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम इसके खिलाफ डिसीजन देंगे दैट हमारी लाइफ जो है हमारा बाहर निकलना बर्बाद हो जाएगा। तो इसकी वजह से इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इज अ बिग थिंग। देन वी हैव लैक ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, यानी जो गरीब है, इलिटरेट है, दे वी डू नॉट एक्चुअली हैव अ प्रोसेस इन प्लेस जहाँ पर हम गरीब और इलिटरेट लोगों को भी जस्टिस पहुंचा सके, वहां तक भी जस्टिस पहुंचा सके। हमेशा यहाँ पर अमीर के लिए एक अलग लॉ है और गरीब के लिए एक अलग लॉ है। आपका अमीर, अब देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से समझो, आप जहाँ पर भी रहते हैं अपनी कॉलोनी में कोई चोर आ गया और उसने आपकी कॉलोनी में किसी घर से कोई कुकर चोरी ले लिया या कोई टीवी चोरी ले लिया या गाड़ी चोरी ले ली। अब उस बंदे को पकड़कर आप जेल में रखोगे, उसको इतना पीटोगे, उसने जो चोरी की वो वापस लाओगे, फिर उसको पीटा जाएगा, उसकी फैमिली को हैरास किया जाएगा, फाइनली उसने जो चोरी की उसको सजा नहीं बल्कि मल्टीपल सजाएं मिलेंगी उसको। और उसने क्या चोरी की? उसने एक गाड़ी चोरी की। फाइन। और वो लोग जो हजारों करोड़ों रुपया चोरी करके बैठे हैं वो अपने स्विस बैंक अकाउंट्स में पैसा डालते हैं, हवाला के जरिए लॉन्ड्र करते हैं पैसा बाहर। फाइन। आपका बड़े बड़े जो है केमन आइलैंड्स में उनकी कंपनीज है जो आपकी असल में सेटअप की गई है। कंपनीज असल में कोई काम नहीं करती, बस पैसा वहां पे लिया जाता है कंपनीज के जरिए। केमन आइलैंड्स में कितने इंडियंस की कंपनीज है, कितने इंडियंस की कंपनी है आपके मॉरिशस में, कितने इंडियंस की कंपनी है आपके आयरलैंड में। ये सब क्या है? दीज आर टैक्स हेवन कंट्रीज, ये टैक्स बचाती है ये ऐसी ऐसी कितने मिनिस्टर्स हैं जिनका स्विस बैंक अकाउंट पकड़ा गया है। आपकी जो ये गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कितनी बार बोला कि हम जो है बाहर से जो लूटा गया है पैसा उसको वापस लेकर आएंगे, एक एक अठन्नी वापस नहीं आई है वहां से। तो ये सारा पैसा जो इतने हजारों करोड़ों रुपए चोरी करके बाहर बैठे हैं वही लोग हम पे रूल कर रहे हैं। और एक छोटा सा बंदा जिसने एक गाड़ी चोरी की उसको इतना पीट कर उसका सारा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और वो लोग जो हजारों करोड़ों पैसा चोरी करके बैठे हैं ऊपर वो हम पे रूल कर रहे हैं। सो ये है आपका अमीर के लिए अलग लॉ और गरीब के लिए अलग लॉ, पावरफुल के लिए लॉ अलग है और गरीब के लिए लॉ अलग है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, दिस इज द रियलिटी। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन आर्टिकल 14, पर ऐसा है नहीं। ऑन प्रैक्टिकल बेसिस यू ऑल नो कि हम जब जाते हैं, आप जाइए पुलिस स्टेशन, इफ यू डू नॉट हैव एनी आपका कोई बैक नहीं है, आप किसी को जानते नहीं है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, उसको बोले मेरा मोबाइल फोन गुम गया है, और अब देखिए कितनी बार चक्कर लगवाएंगे, कोई कितने फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको, तो ठीक कितने फोन करने, कितनी बार चक्कर लगाना है, मिला तो नहीं, मिला तो नहीं, मिला तो नहीं, और जब मिलेगा आपको बोला भी नहीं जाएगा। ठीक ऐसे तरीके से इसकी जगह कोई और होगा, उसको बस एक फोन करना है और ऐसे उसके घर फोन पहुंच जाएगा। फाइन। तो ये सिस्टम है, गरीब के लिए अलग लॉ है, अमीर के लिए अलग लॉ है। और जब तक ये अब देखिए जो भी डेवलप्ड प्रॉस्परस वर्ल्ड है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, ये इन कंट्रीज में है क्या, ये इतनी प्रॉस्परस क्यों है? क्योंकि वहां पर अगर कोई मिनिस्टर, पिछली बार स्विट्जरलैंड में एक मिनिस्टर ने चोरी की और इसकी चोरी प्रूव होगी कि इसने करोड़ों रुपए जो है का घोटाला किया है, उसको इतनी ज्यादा शेम हुई क्योंकि उसको पब्लिकली शेम किया गया, पूरे मीडिया ने उसको शेम किया, उसको इतनी ज्यादा शेम महसूस हुई दैट ही एक्चुअली कमिटेड सुसाइड। और ये उन्होंने अपनी सोसाइटी को ऐसा बनाया है कि वहां पर जुर्म करना, करप्शन करना एक एक टैबू बन गया है सोसाइटी में। भाई सोसाइटी उसको बहुत गलत नजर से देखते हैं। और यहाँ पर हम गुंडू को टिकट देते हैं। आप सबको पता है जो भी आपके अराउंड सबसे बड़ा गुंडा होगा, जिसकी सबसे बड़ी आवाज होगी, उसको टिकट दी जाएगी, आप इलेक्शन लड़ो और आप आ जाओ, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस है, उसका पावर है और उसका अलग लॉ चलेगा। ऐसे लोगों को हम ग्लोरीफाई करते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ की बात नहीं है, एशिया में मेजॉरिटी कंट्रीज में यही चल रहा है। सो दिस इज गरीब के लिए अलग लॉ है, अमीर के लिए अलग लॉ है। और जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक वी कैन नॉट बी प्रॉस्पेरस। देन वी हैव कुछ चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए और के लॉज को रिपील करना है, मिस यूज ऑफ लॉज जो हो रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट सेफगार्ड बनाना है। ऐसे ही क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकना है।
यूज ऑफ आईटी सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ई कोर्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर हम ये जो 4 करोड़ के केसेस अभी पेंडिंग है इनको हम जल्दी से खत्म कर सकते हैं. नाउ दिस वाज सम ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. ओके, देन वी हैव सिटीजंस चार्टर. ये सिटीजंस चार्टर क्या है? सिटीजंस चार्टर है आपका कॉन्सेप्ट जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज MOPR in collaboration with National Institute of Rural Development and पंचायती राज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इन दोनों ने मिलकर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये इसकी अलग मिनिस्ट्री है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इन दोनों ने मिलकर एक मॉडल पंचायत सिटीजंस चार्टर बनाया. क्या बनाया? मॉडल पंचायत सिटीजंस चार्टर. अब मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर है क्या? मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर क्या है? पंचायत जो इंडिया में है ये हमारा 3rd टियर है इंडिया में. यार इंडिया में आपका कौन कौन से टियर्स है? फर्स्ट टियर है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड टियर आपका स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे 3rd टियर है आपका पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. हम पंचायत से रूरल एरियाज में है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन एरियाज में. अब यानी पंचायत जो है दिस इज द 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. कहां पर? रूरल एरियाज में. और यही पंचायत जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम डिलीवरी ऑफ सम बेसिक सर्विसेज, जैसे आपको एजुकेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में. पंचायत को हमने रोल दिया है कि आप ये बेसिक सर्विसेज पहुंचाओ, क्योंकि पंचायत को फंडिंग भी मिलती है. ये सारी चीजें कहां पे लिखी गई है? 243G में ये आपका आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का. सो इन आर्टिकल 243G क्लॉज G it is enshrined in the constitution that panchayats are responsible for the delivery of basic services like health and sanitation, education, nutrition, drinking water. Fine, ये तो हो गया पंचायत के बारे में कुछ. फाइन, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये सिटीजन चार्टर का क्या है? The basic objective of the citizen charter is to empower the citizens in relation to public services and improve the quality of services without any prejudice. यानी आपने पंचायत को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243G जो ये हक दिया है कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझानी है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें, ये बेसिक सर्विसेज पहुंचानी है लोगों तक, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, एजुकेशन में, ड्रिंकिंग वाटर में, सैनिटेशन में. अब ये आपको पब्लिक तक पहुंचानी है, ये पब्लिक सर्विसेज है. अब लोगों को यानी सिटीजन्स को ये पब्लिक सर्विसेज चाहिए. अब उनको कंटिन्यूअसली डील करना है पंचायत के साथ. तो पंचायत की फंक्शनिंग को एक प्रोफेशनल बनाने के लिए, सर्विसेज की डिलीवरी को प्रोफेशनली एग्जीक्यूट करने के लिए आपने ये सिटीजंस चार्टर बनाया. इस सिटीजन चार्टर से क्या होगा? पंचायत की फंक्शनिंग जो है वो प्रोफेशनल बनेगी. आपका जो एग्जीक्यूशन है डिलीवरी देने का, इन बेसिक सर्विसेज को पहुंचाने का, एजुकेशन में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, लोगों तक ये सर्विसेज पहुंचाने का विदाउट एनी प्रेजुडिस आपको ये पहुंचानी है लोगों को. इसमें आपको एग्जीक्यूट करने में ये चार्टर हेल्प करेगा. फाइन, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन, इसीलिए हम इसको सिटीजंस चार्टर कहते हैं. अब इस चार्टर में आपने पंचायत की फंक्शनिंग को प्रोफेशनल बनाने की बात की. आपने साथ में ये भी देखा कि सिटीजन जो है इस चार्टर की वजह से, अब क्योंकि चार्टर है सब चीजें लिखी होंगी, तो सिटीजन उस चार्टर को पढ़कर उनको समझ आ जाएगा. दे विल बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स. उनको पता होगी कि हमारे क्या राइट्स है और पंचायत को क्या क्या काम करना है, पंचायत को क्या क्या काम सौंपा गया है. ये सिटीजन जो है इस चार्टर को पढ़कर उनको समझ आ जाएगी बात कि हमें पंचायत से कैसे डील करना है. और पंचायत को भी अकाउंटेबल रखा जाएगा, भाई तुम्हारा ये काम है और लोगों को भी पता है कि तुम्हें ये काम करना है. देयरफॉर यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल. फाइन, दैट इज व्हाट द citizens charter will help in. Fine, it has been prepared for delivery of the services across 29 sectors. citizen charter आपकी इन्हीं सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए बनाया गया है अक्रॉस 29 डिमेंशंस, 29 सेक्टर्स. आपके हेल्थ में, एजुकेशन में, दीज आर द सेक्टर्स. और यहां पर दीज सेक्टर्स आर अलाइंड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. फाइन, उसके बाद it ensures transparent and effective delivery of public services. It ensures transparent and effective delivery of public services, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा. फाइन, नीचे आते हैं. हाउ डिड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजंस चार्टर इवॉल्व? ये कॉन्सेप्ट असल में कहां से आया है? इट इज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड इन यूनाइटेड किंगडम 1991. तो यूनाइटेड किंगडम में 1991 में ये सिटीजन चार्टर सबसे पहले दिया गया था, जहां पर पब्लिक सर्विसेज जो पीपल को दी जाती है उनको उसमें इंप्रूव लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये चार्टर बनाया गया है. फाइन, उसके बाद
इंडिया ने कब अडॉप्ट किया सिटीजन चार्टर? इंडिया ने 1997 में सिटीजन चार्टर बनाया था आपका एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद ये आपका है जो ये पर्टिकुलर चार्टर है, इस पे काम किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इनिशिएटेड द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, फॉर्मुलेटिंग, ऑपरेशनलाइजिंग द सिटीजन चार्टर। यानी इस पर काम कौन कर रहा है? ये टास्क शुरू किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इस पर एक बिल भी आई थी, लेकिन वो बिल जो है एक्ट नहीं बन पाई बिकॉज 2014 में हमारा जो है इलेक्शन हुआ और पुरानी जो लोकसभा थी वो रिजॉल्व हो गई और नई लोकसभा आ गई बीजेपी की, और उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। फाइन। सो इस पे एक हमने बिल भी बनाई थी, टेबल की थी, राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस बिल। तो ये है आपका सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर और की सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले सिटीजन चार्टर क्या है? जैसे एक सिटीजन अपनी गवर्नमेंट के साथ डील करता है, उनको कुछ हमेशा कुछ हिंड्रेंसेस आती है, फाइन। उनको कुछ हिंड्रेंसेस डे इन एंड डे आउट एनकाउंटर करने पड़ते हैं व्हाइल डीलिंग विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर प्रोवाइडिंग दीज पब्लिक सर्विसेज। उन्हीं के लिए सिटीजन चार्टर बनाया गया है, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। यानी अगर आपको सर्विस अपनी नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से, किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से, आपको ग्रीवेंस उठानी है अपनी, और उसकी रिड्रेसल के लिए ऑलरेडी एक मैकेनिज्म बनाया गया है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम क्लाइंट्स, यानी सिटीजन्स की क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। विजन एंड मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, इनका मिशन क्या है, किस लिए बनाई गई है, सिटीजन उसको पढ़ के उसको समझ आ जाएगा। डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर्स, सिटीजन्स और क्लाइंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी, टाइम फ्रेम। यानी आपकी सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, टाइम बाउंड मैनर में आपको अपनी सर्विसेज मिलनी चाहिए, ये सब करने के लिए सिटीजन चार्टर बनाया गया है। भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है एमसीक्यू के लिए, क्वेश्चन में आ सकता है, क्या ये सिटीजन चार्टर जो है जस्टिसिएबल है? जस्टिसिएबल का मतलब होता है इट इज एनफोर्सिएबल अंडर लॉ। ये लीगली एनफोर्सिएबल है, यानी जब सिटीजन चार्टर बनाया गया, क्या वो लीगली एनफोर्सिबल है? क्या आप लीगली उसको एनफोर्स कर सकते हो? नहीं। सिटीजन चार्टर इज नॉट जस्टिसिएबल, इट इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। ठीक है, ये बस अवेयरनेस और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बनाया गया है। फाइन। So this is what you have to learn from this particular issue. Challenges, आपको you do not need to do it. However, you can just go with a quick read. कि सिटीजन चार्टर में challenges क्या है? This is again for mains perspective, क्योंकि mains में challenges, issues, implementational issues, legislative issues, इस पे सवाल आते रहते हैं, so ये आप skip कर सकते हो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन क्या है? फाइन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाया जाता है बार बार। अभी जो है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने इसी सिटीजन चार्टर पे कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी है। तो ये भी मेंस में आता है कि ये आप मेंस में लिख सकते हो। अगर सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन आए, वहां पर लिखा जा सकता है कि रिकमेंडेशन क्या है एआरसी की। एआरसी ने कहा कि हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, वन साइज फिट ऑल पॉलिसी नहीं चलेगी, यानी सब चीज़ों में एक ही पॉलिसी नहीं चलेगी, अलग अलग पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, वाइड कंसल्टेशन करके कमिटमेंट्स देनी पड़ेगी, रिड्रेसल मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पीरियोडिक इवैल्यूएशन होनी चाहिए जो भी हम लॉज बना रहे हैं, और हमारे ऑफिसर्स अकाउंटेबल होने चाहिए। तो ये कुछ आपने इसमें दी है इम्पोर्टेंट योर रिकमेंडेशंस बाय सेकंड एआरसी। फाइन। सो आज हमने पॉलिटी खत्म कर लिया, पॉलिटी हमने खत्म कर लिया जो आपका जून का महीना था। फाइन। इसमें हमने दो चीज़ें आज पढ़ी। एक हमने रूल ऑफ लॉ को बहुत अच्छे से समझा, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में हमने फ़र्क समझा। एवी डाइसी के हमने 3 प्रिंसिपल्स देखे, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमने डिफरेंसेस देखी, और हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स है जो हम आईएएस केस के लिए पढ़ते हैं। फाइन। फिर है आपका दूसरा, हमने सिटीजन चार्टर पढ़ा। ये सिटीजन चार्टर में याद क्या रखना है, किसने शुरू किया? ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अकॉर्डिंग विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज। फाइन, ये देख लेना। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो। अगले लेक्चर में विल बिगिन विद इंटरनेशनल रिलेशन, जहाँ पर हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन कहाँ पे आता है? पॉलिटिकल साइंस के करंट पे आता है। ठीक है, तो अभी हम वही कर रहे हैं। पॉलिटी हमारा हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई होप यू एंजॉय द सेशन।
कोई भी आपको सवाल होगा, यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट मी। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।